नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है शिवम और इस स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज यानी 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप वहां से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल ई स्टडी पर। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम पेज पर भी इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां पे जाइए और इजीली इन सभी में आप हमें फॉलो करिए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैंने पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद इन सभी क्वेश्चंस के बाद मैं लास्ट में उसका आंसर भी दूंगा और आज का एक क्वेश्चन आपको दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बाद में देना होगा। और देखिए, मैं ये जो कमेंट करने के लिए कहता हूँ उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप अगर इसको कमेंट में लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ, आपने इसका आंसर दिया था और ये आपको ही फायदा करेगा। तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया साइट ने भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म रिलायंस जियो में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो जी, ये है फेसबुक कंपनी। फेसबुक कंपनी ने फिलहाल ही अमेरिकन डॉलर में अगर वैल्यू बताऊं तो 5.7 बिलियन डॉलर्स का बिग इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक सहायक कंपनी यानी जियो प्लेटफॉर्म में। जियो प्लेटफॉर्म को हम जानते हैं 2016 में जियो प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था और तब से हमारे यहाँ इंटरनेट के एक फील्ड में क्रांति आ चुकी है। तो फेसबुक ने इसमें अभी 5.7 बिलियन डॉलर्स का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके बाद ये रिलायंस जियो कंपनी की डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि जियो प्लेटफॉर्म के शेयर होल्डर्स का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया है। 9.99% शेयर अब सिर्फ अकेले फेसबुक के पास है। और अगर हम बात करते हैं जियो प्लेटफॉर्म के बारे में, आज के समय में 39 करोड़ के लगभग एक्टिव यूजर्स हैं जियो प्लेटफॉर्म के। जियो यूजर्स लगभग इतने ही हैं। तो ये फेसबुक के लिए और जियो के लिए, दोनों के लिए ही एक बहुत फायदे वाला सौदा है। जियो कोशिश करेगा कि इससे अपने कर्जे कम कर सके और फेसबुक कोशिश करेगा कि इससे भारत में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। अगला क्वेश्चन है, प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत कितने स्थान पर है? तो ये अभी एक रिपोर्ट निकाली गई थी, इंटरनेशनल रिपोर्ट है। इसमें लगभग 180 देश आते हैं। तो उस रिपोर्ट में भारत को 142वां स्थान मिला है। पिछले साल ये 140वां था और ये 142वां जो स्थान है ये पिछले कई सालों में अभी तक का सबसे लोअर है। ये सबसे निचला स्थान है जो भारत को 142वां मिला है। पाकिस्तान को 145वां स्थान मिला है। एशिया में ये भूटान से हमारा बहुत ही नीचे है। भूटान 60-70 के बीच में है, तो हम इस मामले में बहुत नीचे हैं। और ये सारा का सारा जम्मू कश्मीर इशू की वजह से हुआ है, वरना हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी थी। अब ये इंडेक्स कौन निकालता है? ये इंडेक्स निकालता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये एक इंटरनेशनल संस्था है जहां पे ये अपने कुछ मीजर्स होते हैं, उन मीजर्स पे एक देश की मीडिया को रखते हैं और वहां पे डिसाइड करते हैं कि आखिर कहाँ पे किस देश की मीडिया को कितनी स्वतंत्रता है, कितनी पावर है। चलिए आगे देखते हैं, अमेरिकी तेल उत्पादन में तेल की कीमतों ने कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया है? अब देखिए, अभी क्या हुआ कि देश में नहीं, पूरे दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ बंद है। कंपनियां बंद हैं, फैक्ट्रियों में काम नहीं हो रहा है, गाड़ियां नहीं चल रही हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है तेल उत्पादन के ऊपर। तेल यानी कच्चा तेल। अब ये जब उत्पादन इसमें होता है तो एक हम बोलते हैं कि उत्पादन भी एक लिमिटेड होता रहता है, एक कंटिन्यू एक प्रोपोर्शन में, और उसका कंजम्पशन भी होता रहता है। लेकिन अभी क्या है, अभी कंजम्पशन हो नहीं रहा है, प्रोडक्शन चल ही रहा है कंटिन्यू। तो तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा कमी आई है, क्योंकि जो खरीदार थे जिन्होंने अपनी पहले से ही डील कर रखी थी, अब वो उस तेल को ले नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो तेल रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है। अभी तक वो सारा स्टॉक भर चुका है। तो इसके लिए अभी ऐतिहासिक गिरावट आई है, जिसमें ये प्राइस 0 से भी चले गए। यानी कि अमेरिका में तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां खरीदारों को तेल रखने के लिए उल्टा पैसे दे रही हैं। मतलब तेल के साथ पैसे भी उनको दिए जा रहे हैं कि आप तेल ले लो। तो ये एक ऐतिहासिक गिरावट है। ऐसा अमेरिका के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। अब एक सोचने वाली बात है कि जब कंजम्पशन ही नहीं हो रहा है तो तेल उत्पादन क्यों किया जा रहा है, इसको काट क्यों नहीं देते? तो देखिए, तेल का उत्पादन काटना कोई इतना आसान नहीं है कि कोई भी देश जब चाहे या कोई फैक्ट्री जब चाहे तो उसने उत्पादन कम कर दिया। ये संस्था है ओपेक, जो देश है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो वो और प्लस जो तेल जो देते हैं दूसरे देशों को सप्लाई करते हैं, इनका ओपेक प्लस करके
ओपेक और प्लस जो ऐसे देश हैं, एक संस्था बनी हुई है और वहां ये लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा देश कितना तेल का उत्पादन करेगा। बिना ऐसी प्रायर मीटिंग के आप ये इनकी प्रोडक्शन कम नहीं कर सकते। तो इसीलिए अमेरिका प्रोडक्शन कम भी नहीं कर सकता और ऐसी गिरावट देखने को मिली, जिसका आंसर है ऐतिहासिक गिरावट। और जो ऐतिहासिक गिरावट में लगभग प्रति बैरल -$36 का प्राइस हो गया था अभी, लेकिन सुधर गया है फिलहाल। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को और इसका जो मोटिव है मनाने का वो है लोगों को पर्यावरण सुरक्षा को लेकर जागरूक करना। पर्यावरण की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए और लोगों को जिसमें जागरूकता देने के लिए इसको मनाया जाता है। अब सोचने वाली बात है कि 22 अप्रैल को ही क्यों, कोई और डेट क्यों नहीं? तो इसका आंसर है ये 1970 से इसे मनाना चालू किया गया था, लेकिन उससे भी बड़ा एक रीजन है कि 22 अप्रैल 2016 को पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। ये पेरिस एग्रीमेंट आप कभी और अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जिसमें UNFCCC में जो कंट्रीज हैं इन्होंने साइन किया हुआ था और इस पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया था कि सभी देश मिलकर ग्लोबल टेम्परेचर को -2% लाने की कोशिश करेंगे, यानी जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। यानी कि उन्होंने एक रूल दिया था 2020 का, यानी 20-20-20, यानी कार्बन एमिशन को 20% कम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो मार्केट है उसको 20% ग्रो करना है और साथ ही साथ एनर्जी एफिशिएंसी को भी 20% बढ़ाना है। एनर्जी एफिशिएंसी यानी आप इसको एग्जांपल समझ सकते हैं कि आप 100 रुपए ले रहे हैं, लेकिन 100 में से आप 70 रुपए का ही एक मतलब वाला यूज कर रहे हैं, बाकी 30% आप वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा ही अप्लायंसेस के साथ होता है। जब वो एनर्जी लेते हैं तो टेक्नोलॉजी अच्छी ना होने की वजह से उनमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। साउंड एनर्जी के फॉर्म में, हीट एनर्जी यानी फ्रिक्शन होता है, या और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के दम पे हम एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो UNFCCC के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये डील करता है ग्रीन हाउस गैसेस को लेके। ग्रीन हाउस गैसेस का मिटिगेशन यानी कम करना, और इसके संबंधित फाइनेंस, यानी कि इससे निपटने के लिए जो भी फाइनेंस करना है, जिस देश से जितना भी फाइनेंस आना है या जो भी मैनेजमेंट है वो देखना इसका काम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में कोरोना को लेकर 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है? तो ये तेलंगाना में अभी अभी हुआ है। ये देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पे 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। तेलंगाना 2 जून 2014 को, याद रखिएगा, तेलंगाना 2 जून 2014 को ये बना था। इसकी राजधानी हैदराबाद है। लैंग्वेज तेलुगु। अब यहाँ के जो सीएम है, सीएम को हम पॉपुलरली जानते हैं KCR, लेकिन उनका पूरा नाम है कल्वकुंतलम चंद्रशेखर राव। KCR के नाम से बहुत फेमस है, आप इनको कहीं भी सुन सकते हैं। और राज्यपाल है वहां के ESL नरसिम्हा। अब चलिए मैप में देख लेते हैं कि तेलंगाना कहाँ पर है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है हाईलाइटेड पोर्शन है, यहाँ पर ये तेलंगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ ने किसके साथ मिलकर पहला ऑनलाइन कोच विकसित किया है? अब भारतीय बैडमिंटन संघ, अब जिनको थोड़ा हिंदी में दिक्कत होती है उनके लिए बता दूं मैं, भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म BAI, और इन्होंने किसके साथ मिलकर ये कोच विकसित किया? भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम बेसिकली जानते हैं साई के नाम से। तो बाई और साई, इन दोनों ने मिलकर अभी एक ऑनलाइन कोच निकाला है, जिसमें ये जो कोचिंग है ये कोरोना के लॉकडाउन को देखते हुए लगाई गई है। ये कोर्स 3 हफ्ते का कोर्स है, जिसमें ये कोर्स हर हफ्ते 5 दिन चलेगा, और इस कोर्स को 39 टॉपिक में बांटा गया है, जो कि इन 3 वीक में कंप्लीट किया जाएगा। अब चलिए थोड़ा साई के बारे में जान लेते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि स्पोर्ट्स के मामले में बहुत ही फेमस एक संस्था है, जिसे हर एक खिलाड़ी जानता है आखिर ये क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये 25 जनवरी 1984 को ये भारत में पहली बार ये फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और इसका जो मोटिव है बनाने का वो है भारत में खेल को बढ़ावा देना या डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। अब इसका रेगुलेशन किस मिनिस्ट्री के हाथ में है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उसके हाथ में इसका रेगुलेशन है। अगला देखते हैं, किस प्रसिद्ध कार्टून एनिमेशन के निर्देशक जीन डिच का हाल ही में निधन हो गया? तो ये जो एनिमेशन है ये लगभग सभी का फेवरेट है,
टॉम एंड जेरी को आप जानते ही होंगे। तो टॉम एंड जेरी को जिसने बनाया, जिसने निर्देशन किया, वो थे ऑस्कर विजेता जीन डिच। ये अमेरिकन डिसेंट के थे और अभी अभी 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। इन्होंने और भी कई सारे अवार्ड जीते थे। अगला है, आईसीएमआर के मुताबिक कौन सा देश कोरोना कंट्रोल करने में दूसरे स्थान पर है। आईसीएमआर के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके थे, तो जरा अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाके भी चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके मुताबिक इन्होंने क्या कहा था। आईसीएमआर ने कहा था कि कोरोना कंट्रोल करने में दूसरे स्थान पर आज के डेट में है भारत, जो कि अमेरिका, जापान जैसे बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ के बना है। हमारे यहाँ अभी तक हर 23 जो जांचें होती हैं उनमें से सिर्फ एक ही कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है, जहां पे 85% रिकॉर्ड आ रहे हैं कई देश में। लेकिन अब देखने वाली बात है कि अगर भारत दूसरे स्थान पर है तो पहले स्थान पर कौन है। पहले स्थान पर है साउथ कोरिया, जहां पर ये परसेंट 1.9 है। यानी कि अगर भारत में अगर हम देख रहे हैं तो लगभग 4.3 के आसपास ये परसेंट आ रही है, यानी हर 100 में से 4 या 5 लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। कोरिया में ये और भी अच्छा है, साउथ कोरिया में, जहां पर ये लगभग 100 लोगों में 2 है। तो इसका आंसर है भारत, वो दूसरे स्थान पर है। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की गई है। अब हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने योद्धा कल्याण योजना निकाली है, जिसमें ऐसे व्यक्ति जैसे पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी या जो भी व्यक्ति इस बीमारी से लड़ने में लोगों की हेल्प कर रहे हैं, सरकार की हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए बीमा की एक योजना लाई गई है, जहां पर अगर वो कोरोना की वजह से मरते हैं तो उनके परिवार वालों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का सबसे मेन पॉइंट यही है। अब ये 3 महीनों के लिए की गई है, यानी 30 मार्च से लेकर 30 जून तक। और मध्य प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि मध्य प्रदेश जो फाउंड हुआ था सबसे पहले, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना था। उस वक्त मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी जुड़ा हुआ था, अभी डिवाइड नहीं हुआ। लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को जब ये डिवीजन हुआ, तब उसे हम मानते हैं एक्चुअल मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस। यहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन और सीएम है माननीय शिवराज सिंह जी। अगला है, आगर अनुसंधान संस्थान द्वारा नव विकसित बैक्टीरिया पहचान सेंसर का नाम क्या है। ये जो बैक्टीरिया पहचानने वाला सेंसर है, इसका नाम है बग स्निफर। बग स्निफर इसका नाम है, पोर्टेबल है, बहुत ही किफायती है और इसकी रिपोर्ट बहुत ही एक्यूरेट आ रही है अभी, क्योंकि अगर उस 1 बाई 1 मिलीमीटर के स्क्वायर में अगर 10 बैक्टीरिया भी हैं तो ये उनको पहचान लेगा और ये रिपोर्ट को बता देगा। यानी कि ये अभी तक बहुत ही डेवलप्ड और पोर्टेबल मशीन है, बग स्निफर। अब इसको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में इसको कई तरह से चेंज कर दे सकते हैं। स्निफर की जगह कुछ और भी आ सकता है। तो स्निफर का समझ लीजिए, स्निफ करना यानी होता है सूंघना। कुत्ते जो होते हैं, हम जानते हैं कितने खोजी होते हैं कुत्ते, जब वो किसी चीज को सूंघते हैं उसे हम स्निफ करना बोलते हैं, स्निफ। तो इससे आप याद रख सकते हैं बग स्निफर। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में, कि जो हमने पिछली अपने वीडियो में पूछा था आपसे। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। जी हाँ, वो ऐप है किसान रथ ऐप। और किसान रथ ऐप का यूज किया जाता है किसानों और व्यापारियों के बीच फसल की लेन देन के लिए। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है, सीएम पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश में किस ब्रिज का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया है। देखिए, ये सीएम पेमा खांडू जी जो हैं जी अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। तो जरा मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आखिर वो कौन सा ब्रिज है जिसकी इन्होंने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया है। आशा करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा नॉलेज बढ़ा होगा आपका। और अगर आप ऐसे ही अपने नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन ऑन जरूर रखिएगा, क्योंकि उससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और आप अपने नॉलेज को बरकरार बनाए रख सकेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।